हॉटलिस्ट हस्बैंड एपिसोड 110। अब आगे आस्था ने आगे कहा, सब लोग आपसे डरते हैं, हम भी आपसे बहुत डरते हैं, लेकिन हम क्या करें। अब हम सांस भी आपकी मर्जी से ले क्या। तब आस्था की बात सुनकर अरमान ने अचानक आस्था का जबड़ा पकड़ लिया था और बोला, हाँ तुम्हारी ये सांस भी तुम मेरी मर्जी से ही लोगी, समझे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अरमान सिंघानिया के सामने बोलने की। हाँ, अरमान ने एक बार फिर एरोगेंट वॉइस में आस्था को डांटा। तब आस्था लाल पड़े चेहरे के साथ बोली, आखिरकार आप चाहते क्या है। एक बार डिसीजन क्यों नहीं ले लेते हैं। पहले तो आप बोल रहे थे हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं, हम बोल नहीं रहे हैं, और अब हमने आपसे बोलना शुरू किया तो अब आप कह रहे हैं कि हमारी हिम्मत कैसे हुई आपके सामने बोलने की। हाँ, आप इतने कंफ्यूज्ड क्यों है। अब जैसे ही आस्था ने सवाल किया एक पल को तो अरमान की भी बोलती बंद हो गई थी, क्योंकि आस्था की मासूम टिमटिमाती हुई आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कि उसे ना जाने और भी क्या क्या कहना चाहती थी। तब आस्था एक बार फिर बोली, हमने कहा ना, हमने कोई गलती नहीं की है, गलत हमारे साथ हुआ है जो हमें आप जैसे इंसान की जिंदगी में लाया गया है, और इसके लिए हम अपने कान्हा जी से कभी भी बात नहीं करेंगे। हम अपने कान्हा जी से बहुत नाराज है। आस्था की इस तरह की बेतुकी बातें सुनकर अरमान हैरानी से उसे देख रहा था और फिर अचानक गंभीरता से अरमान बोला, क्या चाहती हो तुम, क्या तुम डॉक्टर बनना चाहती हो। तब आस्था ने अपनी मासूमियत से अपनी गर्दन हमें हिला दी थी। तब अरमान बोला, ठीक है मैं तुम्हें डॉक्टर बनने की इजाजत दूंगा, लेकिन अगर तुम बाहर जाकर अपनी हद पार नहीं करोगी तो। आस्था को अरमान की बातों का मतलब समझ नहीं आया था कि वह किस हद को पार करने के लिए कह रहा है। फिर आस्था मासूमियत से बोली, हद पार नहीं करूंगी, लेकिन हम क्या करेंगे, हम सिर्फ डॉक्टर ही तो बनेंगे, हम बाहर डॉक्टर बनने के लिए जाना चाहते हैं, हद पार करने के लिए नहीं। अरमान समझ चुका था कि आस्था को उसकी बातों का मतलब समझ में नहीं आया था, और वह मन ही मन में झल आया कि ये आफत वाकई इतनी मासूम है या सिर्फ मासूम बनने का दिखावा करती है। लेकिन क्यों इसकी मासूमियत पर यकीन करने का दिल करता है। कहीं ना कहीं अरमान अभी ये सब सोच रहा था, लेकिन अगले ही पल एकदम कोल्ड वॉइस में बोला, मेरा कहने का मतलब है कि तुम्हारे आसपास कोई लड़का नहीं होगा और ना ही कोई लड़की होगी। तुम किसी से कोई भी बात नहीं करोगी, समझी। अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है तो सिविल ड्रेस में मेरे गॉड्स तुम्हारे आसपास रहेंगे, जो तुम्हारे साथ जाएंगे। अरमान जैसे जैसे आस्था को इतनी सारी शर्तें बता रहा था, आस्था की आंखें हैरानी से फैल रही थी। ऐसा लग रहा था वह डॉक्टर बनने नहीं बल्कि वह किसी दूसरी कैद में जा रही हूँ। वहां पर भी अरमान के बॉडीगार्ड उसके आसपास रहने वाले थे और उसे किसी से भी बातें करने की इजाजत नहीं थी। लेकिन फिलहाल आस्था के लिए इतना ही बहुत था कि अरमान ने उसे डॉक्टर बनने की इजाजत दी थी। तब उसके आगे अरमान शांत स्वर में बोला, आज ऑलरेडी एक दिन कंप्लीट हो चुका है, कल से तुम कॉलेज जा सकती हो और अपने क्लासेस ज्वाइन कर सकती हो, और फिर वहां से डायरेक्ट तुम्हें मेंशन आना होगा। याद रखना 24 घंटे मेरी नज़रें तुम पर ही रहेगी, और अगर मुझे इस बात का शक हुआ कि तुमने कुछ गड़बड़ किया है, तुमने किसी से बातें करने की कोशिश की है, तो याद रखना अरमान सिंघानिया का डेविल रूप देखने के लिए तैयार रहना। ऐसा बोलकर अरमान जल्दी ही वहां से जाने लगा था, लेकिन आस्था ने पीछे से अरमान को रोका और बोली, सुनिए। और उसने बड़ी ही प्यारी सी आवाज में बोला था, सुनिए। ये आवाज सुनकर अपने आप ही अरमान के कदम रुक गए थे। अब आस्था के मन में एक उम्मीद फिर जगी थी और धीरे धीरे उसका खोया हुआ कॉन्फिडेंस भी वापस आया, और अरमान ने उसे डॉक्टरी की पढ़ाई कंप्लीट करने की इजाजत दी थी, तो उसके लिए उससे ज्यादा खुशी की बात कुछ और नहीं थी। आस्था तुरंत अरमान के सामने गई थी और उसने उसे बिना सोचे समझे उसे जोरों से गले से लगा लिया था। अब आस्था ने जैसे ही अरमान को ऐसे गले से लगाया, एक पल को अरमान पूरी तरह से फ्रिज हो चुका था। वह सोच रहा था, थोड़ी देर पहले ये लड़की मुझे देखकर कांप रही थी, डर रही थी, मेरे सामने बोल नहीं रही थी, और अचानक से इसे क्या हुआ जो उसने मुझे आकर गले से लगा लिया। और तब आस्था खुशी से अरमान को गले से लगाते हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप देखिएगा अब हम बहुत मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, और हम ये खुशखबरी अभी सबको सुनाकर आते हैं, और जल्दी से नानी माँ को भी फोन कर देते हैं।
आस्था जल्दी से अपने कमरे से निकलकर अरमान को ये सब बोलकर कमरे से बाहर निकल गई थी। वही अरमान इस तरह से फ्रिज हुआ था, उसे 440 वोट का कट लगा था। ऐसा लगने लगा था कि मानो कि उसके पूरे शरीर का रोंगटा खड़ा हो गया हो। अरमान ने तुरंत खुद को कंट्रोल किया और सोचने लगा कि इस आफत के इतना करीब आने से मुझे क्या हुआ। उससे पहले भी तो मैं उसके कितने करीब गया हूँ, लेकिन इस तरह की फीलिंग तो कभी भी नहीं आई। और क्या है आफत, एक पल में डरती है, एक पल में घबराती है, एक पल में चुप हो जाती है, एक पल में बोलने में लगती है और खुद से ही आकर चिपक भी जाती है। क्या है ये लड़की, तो मुझे पागल ना कर दे। कहीं ये सोचते हुए अरमान वहां से बाहर निकल गया था। वही आस्था फिक्र में सभी हॉल में जमा थे और सभी के सभी आस्था की बीमारी को लेकर परेशान थे, क्योंकि जब से डॉक्टर ने ये बोला कि अगर आस्था को उसकी मनपसंद चीज नहीं दी गई तो उसकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ सकती है, तब से सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। वही ध्रुव तो आहान से निराश होकर कह रहा था कि हमें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी, हमने बेकार में भाभी को यहाँ लाकर उनकी जान खतरे में न डाल दी। काश हम ऐसे उन्हें मिलवाने की कोशिश ही ना करते। अब दोनों कहीं ना कहीं अपने किए पर शर्मिंदा थे। वही आकाश और सुमित भी आस्था की हालत को लेकर परेशान थे। डॉक्टर रश्मि दादाजी के पास बैठी थी, उनका हाथ थमकर दिलासा देते हुए बोली, आप फिक्र मत कीजिए दादाजी, देखिएगा एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तभी सब लोगों को एक आवाज सुनाई दी, दादाजी, ध्रुव जी, आहान जी, सुमित भैया, आकाश भैया, रश्मि दीदी। ऐसा बोलकर आस्था तेजी से दौड़ती हुई सीढ़ियों पर से आ रही थी। हालांकि उसमें अभी काफी ज्यादा वीकनेस थी, क्योंकि एक मुट्ठी भर की थी। आस्था जरा सी देर में उसकी हालत खराब हो जाया करती थी और उसे सीढ़ियों से दौड़ते हुए देखकर सभी हैरानी से खड़े हुए थे। आराम से बेटा, आराम से, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन आस्था तो उसे वक्त बहुत ही ज्यादा खुश थी, तो इसलिए बस जल्दी से दौड़कर वह सबको ये खुशखबरी देना चाहती थी। अब आस्था जो कि तेजी से भागते हुए आ रही थी, तो थोड़ा सा उसका सर चकराने लगा था, लेकिन इससे पहले कि वह गिरती, मारिया तुरंत उसके पास आई और उसने उसे संभाल लिया था। कुछ पल के लिए आस्था ने अपनी आंखें बंद की थी, लेकिन अगले ही पल वह सीधी खड़ी हुई थी और मारिया को हैरानी से देखने लगी थी। एक पल को तो आस्था मारिया को देखकर चौंक गई, लेकिन फिर आस्था दादाजी से गले मिलकर और फिर डॉक्टर रश्मि से मिलकर बोले, आपको पता है दादाजी, मिस्टर राक्षस ने हमें कॉलेज जाने की इजाजत दे दी है। अब हम कल से अपना कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं और अपना सपना पूरा कर सकते हैं। अब जैसे ही आस्था ने मुस्कुराकर और गहरी गहरी लंबी लंबी सांस लेते हुए जल्दी जल्दी ये सारी बातें बोली, सभी लोग हैरानी से एक दूसरे की ओर सदमे में देखने लगे थे। और आकाश और सुमित तो वाकई शॉक्ड थे, क्योंकि अरमान जो एक बार फैसला ले लेता था उसे बदलता नहीं था, लेकिन आजकल तो वो अपनी फैसला भी बदलने लगा था। तो ये बात उन्हें थोड़ी सी अजीब लगी थी। वही अरमान आस्था के पीछे पीछे ही हॉल में अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया था, लेकिन वाकई सबको आस्था के लिए काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था कि चलो आस्था कम से कम अब अपना सपना तो पूरा कर पाएगी और कॉलेज तो जा पाएगी, जिसके लिए उसकी तबीयत इस तरह से खराब हो गई थी। तो कहीं ना कहीं वह लोग आस्था के लिए खुश थे। तब दादाजी ने एक नज़र घुमाकर अरमान की ओर देखा, जो कि बेपरवाह सा सोफे पर बैठा हुआ था, मानो कि उसे उन सब की बातों में कोई इंटरेस्ट ही ना हो, लेकिन उसका पूरा ध्यान उसे वक्त आस्था की एक्टिविटी पर था कि आस्था किस तरह से चहक रही थी और आस्था को खुश देखकर किस तरह से सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। एक पल को तो अरमान सोचने लगा कि इस लड़की के आते ही सब लोग बदल रहे हैं, धीरे धीरे ये लड़की सबको अपने कब्जे में कर रही है। तभी ध्रुव आहान दोनों ही जाकर आस्था को साइड हक करने लगे, मुस्कुराकर बोले, वाह भाभी, कंग्रेचुलेशन, बस आप ऐसे ही खुश रहिए। पता है जब आप उदास होती है हमें भी अच्छा नहीं लगता है। आप जैसे ही। ध्रुव और आहान ने आस्था से ये कहा और आस्था हक किया तो अब अरमान की आंखें एकदम से ही सर्द हो गई थी और वह गहरी नजरों से ध्रुव और आहान की ओर देखने लगा था। अनायास ही ध्रुव की निगाह जैसे ही अरमान पर पड़ी, वह तुरंत 2 कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया था। वही आस्था ने भी जैसे ही ध्रुव की नजरों का पीछा किया और उसकी नजरें भी अरमान से टकराई, तो वह थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गई थी और वह खुद आहान से उसने अपना हाथ छुड़ा लिया था।
क्योंकि अभी भी उसके कानों में अरमान की बात गूंज रही थी कि तुम्हें किसी भी लड़के के आसपास नहीं रहना है। फिलहाल आस्था के लिए तो बस यही जरूरी था कि उसको कॉलेज जाने की परमिशन मिल गई थी। तभी दादाजी एक्साइटेड होकर बोले, लेकिन बेटा आखिरकार ये चमत्कार हुआ कैसे? तुमने अरमान को कैसे मनाया? अब जैसे ही दादाजी ने ये सवाल किया, आस्था जिसे चटर-पटर बोलने की आदत थी, वह खुश होकर तुरंत बोल पड़ी, दादाजी हमने कुछ नहीं किया, हमने तो बस इतना बोला जैसे आप कहेंगे हम वही करेंगे, बस हमें कॉलेज जाने दीजिए। तब मिस्टर सिंघानिया ने हमें बोला कि बस हमें उनकी कुछ बातें माननी होगी, उसके बाद वह हमें कॉलेज जाने देंगे। जैसे ही आस्था ने ये कहा, सभी हैरानी से आस्था की ओर देखकर बोले, फिर ऐसा क्या कहा अरमान ने? वही अरमान अपने सर पर टेप करने लगा था और सोचने लगा कि जो बात है उसने आस्था को बंद कमरे में बोली है, कहीं वो बातें यहाँ सबके सामने ना कह दें। लेकिन आस्था तो आस्था थी, वह तुरंत बोल पड़ी थी, उन्होंने बस हम इतना बोला है कि हमें वहाँ पर इस कॉलेज जाकर किसी से बात नहीं करनी है और लड़कों से दूरी बनाकर रखनी है, किसी से बात नहीं करनी है, साथ ही साथ किसी लड़कियों से भी बात नहीं करनी है। अब जैसे ही आस्था ने अपनी मासूमियत से जल्दी से दादाजी को सारा सच बताया, दादाजी घूरकर अरमान को देखने लगे थे। वही रश्मि ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था, क्योंकि उसे बहुत हंसी आ रही थी, उस वक्त बहुत ज्यादा हंसना चाहती थी। ध्रुव और आहन भी बगले झांकने लगे थे, वह इधर उधर देखने लगे थे और बाकी सब शौक होकर अरमान को देख रहे थे। तब सब लोगों को अपनी ओर इस तरह से देखता हुआ देखकर अरमान वहां आ गया और ऑर्डर देते हुए बोला, सबके सब जाओ अपने कमरे में आराम करो। और तुम तो बीमार थी ना, इतनी जल्दी तुम में इतनी ताकत भी आ गई, तुमने इतना ज्यादा बोलना भी शुरू कर दिया, जाओ जाकर अपने कमरे में आराम करो। ऐसा बोलकर अरमान ने आस्था को उसके कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया था। तभी आस्था कुछ सोचते हुए जाती हुई रुकी और बोली, लेकिन हमें अपनी नानी माँ से भी बातें करनी थी। नानी माँ जैसे ये सुनेंगी कि हम कॉलेज में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगी। तभी रश्मि बोली, आस्था तुम उसकी फिक्र मत करो, नानी माँ से मैं खुद पर्सनली मिलने जाऊंगी और उन्हें बताऊंगी कि तुम ठीक हो और तुम अपना कॉलेज भी ज्वाइन कर रही हो। अब रश्मि ने जैसे ही ये कहा, आस्था ने आंखों ही आंखों में उसका शुक्रिया अदा किया था और जल्दी वह अपने कमरे में आराम करने के लिए चली गई थी। वही अरमान जिसके लिए अब वहां रुके रहना मुश्किल हो गया था, वह सीधा अपने स्टडी रूम में जाकर अपना आगे का वक्त कंटिन्यू करने लगा था। थोड़ी देर बाद टाइगर और मारिया भी वहां आ गए थे और सीधा स्टडी रूम में अरमान के आजू बाजू खड़े हो गए थे। वही दादाजी कुछ गहरी सोच में पड़ गए थे। वेल डॉक्टर रश्मि दादाजी से विदा लेकर जल्दी ही वहां से नानी माँ यानी कि आस्था के घर की ओर जाना चाहती थी, लेकिन मौसम बुरी तरह से चेंज हो चुका था और बाहर बहुत जोरों से बारिश हो रही थी। वही आस्था जो कि इस वक्त अपने कमरे में आराम कर रही थी, उसके कानों में भी बारिश की आवाज सुनाई दी थी। आस्था की सबसे बड़ी कमजोरी थी बारिश में नहाना, डांस करना उसे बेहद पसंद था। अपने गांव में जब भी बारिश होती थी, गांव के घर की छत पर चढ़कर वह ढेर सारी मस्ती किया करती थी। अब जैसे ही बारिश हुई और इतना ही नहीं, अरमान सिंघानिया की बालकनी में बारिश पड़ी तो आस्था तो खुद को रोक नहीं पाए और बालकनी का दरवाजा खोलकर वह सीधा बारिश में भीगने लगी थी और खुशी से गोल गोल घूमने लगी थी, क्योंकि आज उसे काफी बड़ी खुशी मिली थी। एक पल को तो आस्था ने अपनी सारी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन अब जब से उसे ये पता चला था कि वह अपना सपना पूरा कर पाएगी, तब से वह बहुत खुश थी और बारिश में गोल गोल घूमने लगी थी। वहीं अरमान अबीर सिंह राठौड़ की पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद टाइगर और मारिया को कुछ जरूरी काम सौंपकर अपने कमरे में जाने लगा था। जैसे ही वह कमरे में गया, उसने देखा कि आस्था बेडरूम में नहीं थी। अरमान की भावें तन गई थी कि आखिरकार ये लड़की कहाँ जा सकती है। जब मैंने उसे आराम करने के लिए कमरे में भेजा था तो उसे कमरे में आराम करना चाहिए था, तो इस तरह से वो कहाँ जा सकती है। लेकिन जल्दी ही अरमान के कानों में आस्था के खिलखिलाकर हंसने की आवाज आई। अब अरमान उस दिशा में आगे बढ़ने लगा था और जैसे उसने बालकनी से बाहर का नजारा देखा तो वह अपनी पलकें झपकने भूल गया था। आस्था बड़ा ही खूबसूरत सा डांस कर रही थी और खुद अपने मुंह से गुनगुना रही थी।
एपिसोड 111। जल्दी ही अरमान के कानों में आस्था के खिलखिलाकर हंसने की आवाज आई। अब अरमान उस दिशा में आगे बढ़ने लगा था और जैसे उसने बालकनी से बाहर का नजारा देखा तो वह अपनी पलकें झपकने भूल गया था। आस्था बड़ा ही खूबसूरत सा डांस कर रही थी और खुद अपने मुंह से, जो भी होगा देखा जाएगा कल मुझसे, नैना मिला के मौसम होने लगे पागल। हाय सबसे होक बेफिक्र नाचूं मैं आज छम 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 हे छम 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 हे छम छम छम। मैं नाचूं आज छम 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 हे छम 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 हे छम छम छम। बारिशों की ताल पे ये खनक मेरे धकनों की कह रही है, जी ले तू जरा बार बार साथ मेरे सारे अब थिरकने लगे। डोले जमीन नाचे आसमान में तो हवा हूँ हाथ ना आओ मर्जी से अपनी उड़ती ही जाऊं, हो खुद की करूं मैं क्या तारीफें। रात ने चुराया मेरा काजल, मुझसे नैना मिला के मौसम होने लगे पागल। सबसे होक बेफिक्र नाचूं मैं आज छम 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 हे छम 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 हे छम छम छम। मैं नाचूं आज छम 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 हे छम 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 हे छम छम छम। छम 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 सब नाचे आज छम छम छम। आस्था तो बहुत खुश थी इस बात से बेफिक्र की इस वक्त दो आंखें जो कि इस वक्त आस्था के बदन को एकटक देख रही थी, जिससे उसका गला पूरी तरह से सूखने लगा था। अरमान खुद को रोक नहीं पा रहा था। आस्था तो बेफिक्र होकर मौज मस्ती में उसे वक्त डूबी हुई थी, लेकिन अरमान तुरंत अब उसके करीब आकर खड़ा हो गया था। आस्था ने जैसे ही डांस करते हुए वह घूमी और घूमकर वह सीधा अरमान के सीने से जा लगी थी। अरमान बेहताशा उसे देखता रहा। अगले ही पल बिन देर किए उसने आस्था के होठों पर अपने होंठ रख दिए थे और उसे किस करने लगा था। आस्था तो समझ ही नहीं पाई कि अचानक से उसके साथ क्या हुआ, और जब उसे यह समझ में आया कि इस वक्त वह कहाँ है और उसके साथ क्या हो रहा है, और आस्था ने तुरंत अरमान से छूटने की कोशिश की थी, लेकिन वह अरमान को 1 इंच भी नहीं हिला पाई थी। अरमान तो उस वक्त बस आंखें बंद किए हुए आस्था के खूबसूरत से बदन में खुद को भिगो देना चाहता था। तो फिर आस्था के सामने बाथरूम में जो कुछ भी हुआ था वह सारी बातें याद आने लगी थी, और उसने अरमान की चेस्ट पर थोड़ा तेजी से नोच दिया था, जिससे एक पल के लिए अरमान ने आस्था की ओर देखा। उसी वक्त अरमान ने देखा कि आस्था आंखों में आंसू लिए नफरत से उसे ही देख रही है। ना जाने क्यों आस्था की आंखों में अपने लिए नफरत देखकर अरमान को बहुत बुरा लगा था और सीधा वहां से निकलकर वहां से बाहर निकल गया था। वही आस्था अरमान की जाने के बाद जल्दी से अपने कमरे में आई। फटाफट से वह बाथरूम में घुस गई थी, क्योंकि इस वक्त वह अकेला रहना चाहती थी। उसके हाथों का एक एक रुंगटा खड़ा हुआ था। वह घबराते हुए सोच रही कि अगर उसने आज अरमान सिंघानिया को नहीं रोका होता तो ना जाने वह उसके साथ क्या क्या कर बैठा था। जब अरमान ने बाथरूम में अपनी हद पार करने की कोशिश की थी, ये बात आस्था के दिल में खौफ पैदा कर गई थी, तो जो इतनी आसानी से नहीं जाने वाली थी। वही अरमान एक बार फिर अपने जिम रूम में जाकर पंचिंग बैग पर जोरों से वार करने लगा था और साथ ही साथ बोले जा रहा, ये मुझे क्या हो गया था, क्यों मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया, कि उसे लड़की को देखकर मैं कैसे पागल हो गया और उसे चूमने लगा। क्यों क्यों क्यों। अरमान उस वक्त अपना सारा फ्रस्ट्रेशन पंचिंग बैग पर निकाल रहा था और अब पूरा पंचिंग बैग अब पूरी तरह से पिचक चुका था, क्योंकि अरमान का 2.5 किलो का हाथ बार बार उस पर जैसे जैसे पड़ रहा था, वैसे वैसे उसकी सारी हवा निकल गई थी। अरमान ने जल्दी ही खुद को कंट्रोल किया और सख्त आवाज में बोला, वह मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती है, कभी नहीं कर सकती है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। वह सिर्फ मिसेज अरमान सिंघानिया है और उसे मेरे काबू में होकर रहना होगा। जो मैं कहूँगा वह करेगी, लेकिन इस तरह से मुझे वह अपने कंट्रोल में नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती है। कहीं ना कहीं खुद को ही कंट्रोल करता हुआ अरमान एक बार फिर से अपने कमरे में जाने लगा। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर रश्मि जैसे ही थोड़ी बारिश रुकने पर बाहर निकली थी। एक तो वह आज अपनी स्कूटी से नहीं लाई थी, क्योंकि जिस वक्त आहान ने उसे फोन किया था कि आस्था की तबीयत खराब है, तब वह सीधा कैब लेकर वहां आई थी। लेकिन अब वह एक बार फिर कैब बुक करने के लिए सोचने लगी थी और वो मेंशन के दरवाजे पर खड़ी हुई थी। तभी आकाश वहां आया। आकाश के साथ सुमित भी मौजूद था। सुमित ने जैसे ही डॉक्टर रश्मि को देखा वह उससे पूछने लगा, रश्मि आप कहाँ जा रही है, आइए हम आपको छोड़ देते हैं। तब रश्मि ने जैसे ये देखा कि आकाश ड्राइव कर रहा है तो उसने जल्दी से बोल दिया, नहीं नहीं,
सुमित भैया मैं चली जाऊंगी, मैंने केक बुक की है, वो बस आती ही होगी। तब सुमित बोला रश्मि क्यों जिद कर रही हो, आ जाओ, मैं छोड़ देता हूँ ना। तब रश्मि ने सोचा कि बैठ जाती हूँ, सुमित भैया भी तो है, उसके खडूस के साथ अकेली नहीं हूँ। कहीं ना कहीं ये सोचते हुए रश्मि जल्दी पीछे वाली सीट पर बैठ गई थी। तब सुमित बोला अच्छा तो बताए कहाँ छोड़ना है आपको डॉक्टर। रश्मि बोली वह मैंने आस्था को प्रॉमिस किया है कि मैं उसकी नानी माँ को जाकर इन्फॉर्मेशन दूंगी कि वह बिल्कुल ठीक और अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई भी कंटिन्यू करने वाली है। तो बस मैं आप मुझे आस्था के घर पर ही छोड़ दीजिए डॉक्टर। रश्मि ने एक सांस में सारी बातें बोली थी और जल्दी ही आकाश ने का चला दी थी। आकाश बार बार रश्मि को साइड मिरर से देख रहा था, लेकिन रश्मि ने एक बार भी आकाश की ओर नहीं देखा था, वह केवल बाहर दौड़ती भागती जिंदगी को देख रही थी। तभी सुमित को ये महसूस हुआ मानो कि वह यहाँ इस वक्त कबाब में हटी है। वैसे भी आस्था के घर का सफ़र 30 से 40 मिनट का होने वाला था। तब सुमित ने अचानक किसी को मैसेज किया और देखते ही देखते अगले ही पल सुमित का फ़ोन बजने लगा था। सुमित ने फ़ोन कान के लगाया, बोला हाँ बोलो क्या हुआ। ठीक है मैं भी आ रहा हूँ। ऐसा बोलकर सुमित ने आकाश की ओर देखा और उससे बोला यार वह एक्चुअली मुझे अर्जेंट काम है, तो तू एक काम कर डॉक्टर रश्मि को आस्था के घर पर छोड़ दे, तब तक मैं अपना काम निपटा लेता हूँ, क्योंकि आधा घंटा लगेगा अभी आस्था के घर पर जाने में। इस बीच मेरा काफ़ी नुकसान हो सकता है, कुछ इम्पॉर्टेंट क्लाइंट आए हुए हैं, होटल से फ़ोन था तो मुझे उनके साथ मीटिंग करनी है। ऐसा बोलकर सुमित जल्दी ही का से बाहर निकल गया था। वही सुमित को जाता हुआ देखकर अब डॉक्टर रश्मि कश्मकश का शिकार हो गई थी कि वह अब क्या करें, क्या वह गाड़ी में ही बैठी रहे या वह कैसे उतर जाए। लेकिन आकाश के सुमित के उतरने पर आकाश ने तुरंत का आगे बढ़ा दी थी। रश्मि को कुछ भी सोचने समझने का मौका नहीं मिला था। थोड़ी दूर जाकर आकाश ने का रोक दी थी और साइड मिरर से रश्मि की ओर देखा। वह बोला मैं तुम्हारा कोई ड्राइवर नहीं हूँ, आकर का में आगे बैठो। आकाश ने ये कहा डॉक्टर। रश्मि हैरान हो गई और अगले ही पल बोली मैं पीछे ठीक हूँ और वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं है आपको अपना ड्राइवर बनाने का। ऐसा बोलकर रश्मि ने मुंह पिचका दिया था, लेकिन अगले ही पल का आकाश गाड़ी से उतरता है और सीधा पीछे वाली सीट का दरवाज़ा खोलकर डॉक्टर रश्मि को गोद में उठा लिया था और उसे फोर्सली आगे वाली फ्रंट सीट पर बिठा दिया था। अब डॉक्टर रश्मि पूरी तरह से शोक में थी। वह आकाश को काफ़ी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके शब्द उसके मुंह में ही दब कर रह गए थे। तब तक आकाश ने का चला दी थी और का में बैठते ही बोला सीट बेल्ट लगा लो। लेकिन तब तक डॉक्टर रश्मि ने कुछ और ही सोच रही थी तो उसके कानों में आकाश की आवाज़ नहीं गई थी। अब आकाश ने इरिटेट होते हुए एक बार फिर का रोकी थी और एकदम डॉक्टर रश्मि के बेहद करीब बढ़ गया था। रश्मि ने आकाश को जैसे ही अपने इतने करीब देखा तो वह हैरान हो गई थी, लेकिन आकाश ने तब तक डॉक्टर रश्मि की सीट बेल्ट लगा दिए थी। उस वक्त उन दोनों की सांसें एक पल के लिए एक दूसरे से टकराए थे, लेकिन अगले ही पल आकाश ने खुद को संभाल लिया था और एक बार फिर ड्राइविंग सीट पर आकर उसने का स्टार्ट कर दिए थी। वहीं दूसरी ओर सिंघानिया मेंशन में अरमान जैसे ही कमरे में गया, उसने देखा कि आस्था एक चादर से अपने आप को पूरी तरह से कवर करके सोई हुई थी। उसका चेहरा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, ऐसा लग रहा था बेड पर एक छोटी सी पोटलियां सी पड़ी हो। तब अरमान जल्दी ही बाथरूम में गया था। नहा धोकर फ्रेश होकर वह वहां आया तभी दरवाजे पर दस्तक हुई थी। दरवाजे पर राजेश खाने की थाली हाथ में लिए खड़ा हुआ था और बोला वह साहब जी, आस्था बीबी के लिए दादाजी ने खाना भिजवाया है, क्योंकि उन्हें अभी कुछ दिनों तक हेल्दी खाना खाना होगा, तब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। तब अरमान मन में सोचने लगा ये लड़की कहाँ से किसी को बीमार दिखाई देती है। आज देखा नहीं किस तरह से डांस कर रही थी जब से इसे ये पता चला है कि यह कॉलेज ज्वाइन कर सकती है। ऐसा लगने लगा है इसमें अलग की तरह की पर्सनैलिटी बस गई हो। कितनी ज़्यादा इसमें हिम्मत और ताकत आ गई है, तो इसे खाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन फिलहाल अरमान ने खाने की थाली ले ली थी और राजेश को वहाँ से जाने के लिए कह दिया था। अब वह सोचने लगा कि वह क्या करे, क्या इस लड़की को उठाए ना उठाए, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो उनके बीच अनएक्सपेक्टेड किस हुआ था उसके बाद से वह आस्था को फेस करने में थोड़ा सा ऑकवर्ड महसूस कर रहा था। लेकिन फिलहाल आस्था को उठाना जरूरी था। अरमान बेरुखी से बोला आफत उठो और खाना खा लो। आस्था जगी हुई थी,
वो सोई हुई नहीं थी, केवल सोने की एक्टिंग कर रही थी, क्योंकि उस वक्त अरमान को फेस नहीं करना चाहती थी। अब अरमान के ये बोलने पर कि आफत उठो खाना खा लो, आस्था चादर के नीचे से मन में बड़बड़ाने लगी, हमें आफत बोलता है ये राक्षस खुद क्या है। लेकिन अगले ही पल उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। वह हिचकिचाते हुए सोचने लगी क्या कर रही है आस्था, अगर तू मन में कुछ भी बोलेगी तो अरमान को पता ही चल जाएगा, तो इससे अच्छा है कि अभी वह उसे कुछ न बोले। तभी अरमान एक बार फिर कड़क आवाज में बोला, आफत उठो, वरना मुझे उठाने के और भी तरीके आते हैं। तभी आस्था के दिमाग में वह सारे सीन घूमने लगे थे जब अरमान ने उस पर गोली चलाई थी, एक बार फिर गोली चलाने की कोशिश की थी, और किस तरह से उसे टॉर्चर किया था। अब तो आस्था डर के मारे फटाफट से उठकर बैठी थी। नहीं नहीं नहीं, हम पर गोली मत मारना, हमें गोली मत मारना, हम उठ गए, ऐसा बोलकर आस्था जल्दी से उठकर बेड पर खड़ी हो गई थी। लेकिन अरमान केवल आस्था कौन सापात चेहरा लिए देख रहा था, क्योंकि इस वक्त आस्था बेड पर उछल कूद कर रही थी, बेड पर यहाँ वहाँ भागकर बोल रही थी, हमें गोली मत मारना, हमें गोली मत मारना। इस बीच बेडशीट पूरी तरह से सिमट गई थी और अरमान के अंदर सफाई का कुछ ज्यादा ही कीड़ा था। इस तरह से आस्था को बेड पर उछलते हुए देखकर और बेडशीट सिमटते हुए देखकर उसने वह अपने सर पर रब करते हुए बोला, बिहेव योरसेल्फ। आफत, यह क्या कर रही हो तुम? तब आस्था बेड पर खड़े खड़े ही तुरंत बोली, हमने क्या किया? उस वक्त आस्था के खूबसूरत लंबे बाल पूरी तरह से खुले हुए थे जो किसके चेहरे पर आ रहे थे। अरमान आस्था को बड़ी बड़ी नजरों से देख रहा था कि जितना वो आस्था को देखता है उसकी खूबसूरती में उतना ज्यादा डूबता जाता। लेकिन फिलहाल उसने अपना एरोगेंट बिहेवियर कायम रखते और बोला, यह क्या कर रही हो तुम? क्या तुम में इतनी मैनर्स नहीं है कि बेड पर इस तरह से उछल कूद नहीं करते हैं? हाय, क्या हाल कर दिया है तुमने मेरे कमरे का, अभी फटाफट बेड से उतरो और बेडशीट ठीक करो। लेकिन आस्था बेड पर खड़े खड़े बोली, लेकिन हमने क्या किया? आप ही ने तो हमें उठाया है। अब आस्था की इरिटेटिंग बातें अरमान और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अचानक से उसने कदम आगे बढ़ाया, आस्था का हाथ पकड़कर उसे बेड से नीचे की ओर खींचा। अब आस्था अपना बैलेंस नहीं बना पाई और वह सीधा अरमान के ऊपर जा गिरी थी, और अरमान भी एकदम अपना बैलेंस नहीं बन पाया और वह दोनों ही नीचे जमीन पर एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े थे। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।